नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, क्या किसी जज के सरकारी घर से मिली बेहिसाबी नकदी सिर्फ एक निजी मामला है, या फिर वह भारत की न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक जवाबदेही तीनों के लिए एक बड़ी परीक्षा है? जस्टिस यशवंत वर्मा केस मामले में लोकसभा की जांच समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही माना है। लेकिन अब सवाल यह है, जांच की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया क्या थी? किसी हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? और जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बाद इस जांच का क्या महत्व रह जाता है? आज की इस वीडियो में पूरे मामले को समझेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स के नज़रिए से भी देखेंगे। 14 मार्च 2025 की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई। आग बुझाने के बाद उनके घर से एक स्टोर रूम या आउट हाउस में बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिलने की बात सामने आई। मामला इसलिए गंभीर था क्योंकि यह कोई निजी घर नहीं, बल्कि एक मौजूदा हाई कोर्ट जज का सरकारी आवास था। जस्टिस वर्मा ने इस नकदी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह पैसा उनका नहीं था और उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं था कि पैसा किसका था, इसके साथ कई और सवाल भी उठे। इतनी बड़ी रकम सरकारी आवास तक पहुंची कैसे? घटना स्थल और सबूतों को किस तरह सुरक्षित रखा गया? और इस पूरी घटना की संतोषजनक व्याख्या क्यों नहीं हो पाई? यही सवाल आगे चलकर इस मामले की जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बने। मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने आंतरिक जांच शुरू कराई। न्यायपालिका में अगर किसी वरिष्ठ जज पर गंभीर आरोप लगते हैं तो शुरुआत में आंतरिक जांच की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसका मकसद होता है कि आरोपों की पहली जांच न्यायपालिका के अंदर ही निष्पक्ष तरीके से की जाए। जांच आगे बढ़ने के बाद मामला संसद के जरिए जज को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तक पहुंच गया। यहीं से मामला सिर्फ न्यायपालिका का आंतरिक मामला नहीं रहा, अब इसे संसद और राष्ट्रपति दोनों की संवैधानिक भूमिका भी जुड़ गई। लोकसभा द्वारा बनाई गई जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 3 मुख्य आरोप की जांच की। पहला आरोप, सरकारी आवास में नकदी मिलना। समिति ने माना कि उनके सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में बेहिसाबी नकदी मिली थी और जस्टिस वर्मा इस नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। हालांकि समिति ने यह साफ तौर पर नहीं कहा कि यह पैसा सीधे जस्टिस वर्मा का ही था, लेकिन समिति के अनुसार एक जज के सरकारी आवास में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरा आरोप था सबूतों को सुरक्षित न रखना। समिति ने यह भी माना कि घटनास्थल पर मिले सबूतों को सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया। किसी भी गंभीर जांच में चेन ऑफ कस्टडी यानी सबूत मिलने से लेकर जांच पूरी होने तक उन्हें सुरक्षित और रिकॉर्ड में रखने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर सबूत ठीक तरह से सुरक्षित नहीं रहे तो पूरी जांच और उसके बाद आने वाले निष्कर्षों पर सवाल उठ सकते हैं। तीसरा आरोप था संतोषजनक जवाब न देना। समिति ने जस्टिस वर्मा के जवाबों को अपर्याप्त और संतोषजनक नहीं माना। समिति के मुताबिक वे सरकारी आवास में मिली नकदी और उससे जुड़ी पूरी घटना के बारे में स्पष्ट जवाब देने में सफल नहीं रहे। इन तीनों आरोपों पर विचार करने के बाद जांच समिति ने तीनों आरोपों को सिद्ध माना। दोस्तों, अब समझते हैं कि भारत में किसी हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को सिर्फ 2 आधार पर हटाया जा सकता है। पहला, गंभीर गलत आचरण साबित होना। दूसरा, अपने पद की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम न होना। हाई कोर्ट के जजों को हटाने से जुड़े प्रावधान मुख्य रूप से आर्टिकल 217 और 218 में हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जज को हटाने का अंतिम आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप किसी जज को नहीं हटा सकते। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। यानी पूरी प्रक्रिया में न्यायपालिका, संसद और राष्ट्रपति तीनों की संवैधानिक भूमिका होती है। दोस्तों, अब समझते हैं विशेष बहुमत का अर्थ क्या है। दोस्तों, विशेष बहुमत का मतलब है कि जज को हटाने के प्रस्ताव को पास करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। साथ ही जो सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।
यानी सिर्फ मौजूदा सांसदों की साधारण वोटिंग से किसी जज को हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया जानबूझकर काफ़ी कठिन रखी गई है ताकि किसी जज को सिर्फ राजनीतिक दबाव या किसी अस्थायी बहुमत के कारण हटाया ना जा सके। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यही कठिन प्रक्रिया कई बार जजों के खिलाफ कार्रवाई और न्यायिक जवाबदेही को मुश्किल बना सकती है। दोस्तों, जज को हटाने की प्रक्रिया को लागू करने के लिए जज इंक्वायरी एक्ट 1968 एक महत्वपूर्ण कानून है। इसकी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। पहला कदम, अगर मामला लोकसभा में है तो कम से कम 100 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों की जरूरत होती है। दूसरा कदम है, लोकसभा में यह प्रस्ताव स्पीकर और राज्यसभा में सभापति के सामने आता है। वह तय करते हैं प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। तीसरा कदम, अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई जाती है। इन समिति में आमतौर पर होते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक जज, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानून विशेषज्ञ। यह समिति पूरे मामले की जांच करती है और देखती है कि जज के खिलाफ लाए गए आरोप सही साबित होते हैं या नहीं। अगर समिति आरोपों को सिद्ध मानती है तो इसके बाद संसद में जज को हटाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बाद क्या बदला? दोस्तों, इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जांच के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल उठता है, अगर जज ने इस्तीफा दे दिया तो क्या संसद फिर भी उन्हें हटा सकती है? आमतौर पर इस्तीफा स्वीकार होने के बाद व्यक्ति जज के पद पर नहीं रहता। ऐसे में जज को पद से हटाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जांच का महत्व पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि इनमें कई बड़े सवाल सामने आते हैं। क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस्तीफा देकर जवाबदेही से बच सकता है? क्या इस्तीफा देने के बाद भी उनके खिलाफ कदाचार की जांच जारी रहनी चाहिए? क्या भविष्य में ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे संवैधानिक पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए? और क्या जांच में सामने आए निष्कर्ष जनता के सामने रखे जाने चाहिए? यही वजह है कि जस्टिस वर्मा का मामला न्यायिक जवाबदेही और उसमें सुधार की जरूरत पर एक बड़ी बहस को जन्म देता है। दोस्तों, अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस पूरे मामले से जुड़ी जरूरी तथ्य को आसान भाषा में समझ लेते हैं। हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति हटाते हैं। जज को हटाने के 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है। राज्यपाल हाई कोर्ट के जज को नहीं हटा सकता। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 जज के खिलाफ जांच की प्रक्रिया से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है। लोकसभा में हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। जांच समिति आरोप की जांच करती है और बताती है आरोप सिद्ध हुए या नहीं। लेकिन जज को पद से हटाने की अंतिम संवैधानिक प्रक्रिया में संसद और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका होती है। तो दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा केस मामले से यूपीएससी के लिए 3 सबसे जरूरी बातें याद रखिए। पहली, किसी जज को हटाने के लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आधार होना जरूरी है। दूसरा, हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया में संसद का विशेष बहुमत और राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही दोनों जरूरी है। यही तीनों बातें इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।